नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली मिलान विधिवत नामक इस कार्यक्रम को लेकर। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि कुंडली मिलान विधिवत क्या मतलब, कि हम कुंडली मिलान जो करते हैं वो क्या गलत है? देखिए, गलत तो नहीं है, किंतु आपने कभी ना कभी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब इतना विधिवत तुम्हारे धर्म में इतना विधिवत कुंडली मिलान करके विवाह शादी होता है तो वह टूट क्यों जाता है? कभी ना कोई अन्य कोई नहीं, अपने ही लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, सब बेकार होता है। जब इतनी विधिवत इतने सुटेबल तरीके से इतने अच्छा गुण मिला तब अंत में तुम्हारा विवाह क्यों टूटा? ये प्रश्न एक दो बार नहीं, अनेकों बार आपने सुना होगा। तो इसी को खोजते खोजते एक बहुत ही, आप कह सकते हो, सरल जगह, बड़े बड़े ग्रंथ में नहीं, बहुत ही सरल किताब में, जो कि सभी को पता है, और किताब भी उसे क्यों दे, छोटी सी पुस्तिका कहे तब भी उसका वो भी नाम बहुत बड़ा है। एक छोटी सी पुस्तिका में कुंडली मिलान के जो मुझे कुछ सूत्र मिले, यदि मुझे लगा कि सच में इस तरीके से कुंडली मिलान किया जाए और हाँ यही सत्य है, इसी प्रकार करना भी चाहिए, किंतु नहीं। आजकल के हम लोग क्या करते हैं, कुंडली में अष्टकूट करके होता है, उसको देख लिया, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हें देख लिया, वो मिल गए, अच्छे गुण मिल गए, तुमने विवाह के लिए कह दिया। कहते हैं कुंडली मिलान के लिए, किंतु करते हैं अष्टकूट मिलान। कुंडली का मतलब यही होता है ना, 12 भाव 12 खाने 12 राशियों का मिलना। कुंडली का मतलब तो ये हुआ, किंतु नहीं, हम उसकी जगह अष्टकूट मिलान, गढ़ भकूट ग्रह मैत्री और जो है योनि, इन सभी का मिलान करते हैं, वो अष्टकूट कहा जाता है। यह कुंडली कही जाती है, तो हमें कुंडली मिलान करना चाहिए। अब कुंडली मिलान कैसे करें? आज का जो हमारा सूत्र है उसे हम इसी कुंडली पर बतलाएंगे कि सच में यदि किसी दो लोगों की, किसी लड़के लड़की की कुंडली विधिवत मिलान करके उनका विवाह कराया जाए तो ऐसे लोगों का विवाह तो मुश्किल ही होता है टूटना। तो क्या सूत्र है, कैसे करना चाहिए, आइए इस पर चर्चा करें। तो दर्शकों, सबसे पहला जो सूत्र कुंडली मिलान के लिए आवश्यक होता है वो होता है लग्न। लग्न अर्थात ये जो मैंने एक नंबर की गिनती लिखी है, इसे लग्न कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की वह सूत्र कहता है कि कुंडली में यदि लग्न सम राशि का हो तो दोनों का सम राशि हो, अथवा विषम राशि का हो तो दोनों का विषम राशि हो। अब यहाँ पर दोनों का मतलब वर और वधु से लिया गया है। एक लड़का और एक लड़की की कुंडली मिलान होगी ना, तो यदि इस लग्न में एक नंबर की गिनती लिखी है, दो नंबर की गिनती लिखी है, तीन नंबर की गिनती लिखी है, यानी जिस नंबर की गिनती लड़की की कुंडली में लिखी है उसी नंबर की गिनती लड़की की भी कुंडली में होनी चाहिए। अथवा यूँ कह सकते हैं कि जिस नंबर की गिनती लड़की की कुंडली में लिखी है उसी नंबर की गिनती लड़के की कुंडली में भी होना चाहिए। पुनः समझिए, यदि सम राशि सम राशि का लग्न वधु की कुंडली में है तो सम राशि का लग्न ही वर की भी कुंडली में होना चाहिए। और विषम राशि का लग्न वधु की कुंडली में है, यानी लड़की की कुंडली में है, तो विषम राशि का ही लग्न वर यानी लड़की की कुंडली में भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और सम विषम क्या होता है? सम यानी 2 4 6 8 12 10 12, जिस जो कि 2 से कट जाए, सभी लोग पता है सम विषम कैसे करते हैं। और विषम यानी 1 3 5 आपका 7 9 और 11। और इसी प्रकार लग्न एक हो गया, और फिर दूसरा नंबर आप ले लीजिए चंद्र राशि को। चंद्र राशि और लग्न राशि, लड़का तथा लड़की दोनों की एक ही होनी चाहिए, सम है तो सम, विषम है तो विषम। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होगा कि लग्न से और चंद्र राशि से जातक का स्वभाव, जातक की सोचने की शक्ति, जातक का गुस्सा, जातक की समझने की शक्ति, ये सब देखी जाता है। तो यदि दोनों का एक होगा तो दोनों एक दूसरे को विधिवत समझेंगे, दोनों एक दूसरे के गुस्सा को, भाई जैसा वो है उसी प्रकार, कहते हैं ना कि हमारी आपकी सोच बहुत मिलती है। तो सोच कैसे मिलती है? इसी लग्न के कारण। जिस जिन दो लोगों का लग्न सम हो जाए, या चंद्र राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों। अब मान लीजिए चंद्रमा की कुंडली में यहाँ 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो 7 यानी तुला हो गया। तो तुला विषम राशि होती है। अब विषम राशि लड़की का हो जाए और सम राशि लड़की की हो जाए, तो वो सोचेगा दाहिने जाने के लिए, तो लड़की सोचेगी बाएं जाने के लिए। लड़के को तीखा पसंद होगा तो लड़की को मीठा। अब देखिए, पसंद वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई और भी बात हो सकती है, किंतु हाँ, सोचने की शक्ति, उनका स्वभाव, उनका जो है रहन सहन का ढंग, ये सब कुछ जो है इसी कुंडली पर आधारित होता है। दर्शकों, ये तो पहला पॉइंट हुआ कि लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों की एक होनी चाहिए, सम है तो सम, विषम है तो विषम। उम्मीद करता हूं अब तक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है मंगल दोष का। यहाँ सूत्र कहता है कि दोनों की कुंडली में किसी भी प्रकार का लग्न से मंगल दोष ना बना हो। मंगल दोष कैसे बनता है? तो अभी जैसे मैंने कहा कि जहां पर मैंने एक नंबर लिखा है, इसे लग्न कहते हैं। ये हो गया लग्न। अब इस लग्न से मंगल जो है कुंडली के इस पहले भाव में, इस चौथे भाव में, इस सातवें, 8 और ये 12, इन भावों में लग्न से मंगल देव ना बैठे हों। कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल न बैठे हो, न लड़की की कुंडली में न लड़की की कुंडली में। दर्शकों, लग्न से हुआ। फिर वहीं पर सूत्र लिखता है कि इसी प्रकार
शुक्र से और चंद्रमा से भी देखना चाहिए कि मंगल दोष कुंडली में ना बने। यानी चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली इन दोनों से भी देखना चाहिए। आप समझिए, हम लोग सिर्फ लग्न से देखकर छोड़ देते हैं। हम लोग का मतलब भाई, आजकल के ज्योतिष में कह लीजिए या ब्राह्मणों में कह लीजिए या कुंडली मिलान में यही लोग करते हैं। ये विधिवत नहीं हुआ। बहुत जल्द ही हम जो बेसिक जानकारी होती है, तो देखिए सबसे पहली बात मेन पॉइंट ये होता है कि इसमें ब्राह्मणों की भी कोई कुछ नहीं कर सकते किसी को, सब लोग अपनी जगह ठीक है। और हम होते भी किसी को क्या कहने वाले, किसी को कोई दोषारोपण नहीं। जजमान खुद चाहता है किसी भी प्रकार से, पंडित जी घटा बढ़ाकर किसी भी प्रकार से कहा दे कुंडली फिट बैठ रही है, आप विवाह करो। भले ही कुंडली ना बैठे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है कि अपना स्वार्थ पड़े तो लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली बेकार होती, जो नाम है उस नाम से कुंडली बनाकर देख लो, यानी जो नाम राशि बनती है उस नाम राशि से कुंडली बनाकर देख लो, वो सबसे बड़ी बात है। और यदि कहीं पहले लड़की के विवाह में था और दूसरे लड़की के विवाह में वही व्यक्ति कहता है कि नाम राशि बेकार है, कुंडली तो सबसे मेन है, कुंडली सबसे मेन है, जबकि कुंडली से बन रहा था, नाम से नहीं बन रहा था, तो नाम बेकार हो गया और कुंडली मेन हो गई। और पहले लड़के के विवाह में कुंडली से नहीं बन रहा था, नाम से बन रहा था, तो कुंडली बेकार हो गई और नाम मेन हो गया। तो नाम से अच्छा है, सबसे अच्छा है, नाम से बुलाते हैं लोग, और दूसरे कहता है कुंडली सबसे बढ़िया है, कुंडली देखी जाती है। तो अपने स्वार्थ के लिए, खैर आप कुछ भी करो अलग बात है, जहां तक बात विधिवत है, जहां तक बात शास्त्रोचित है, तो लग्न से, चंद्र से, शुक्र से, इन तीनों ग्रहों से कुंडली बनाकर इन तीनों के अनुसार पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल दोष को देखना चाहिए। ये हो गया दूसरा सूत्र आपका। दर्शकों, इसे आम भाषा में मंगल दोष या मांगलिक कहते हैं। लड़के या लड़की की कुंडली में बनता है तो वह जातक मांगलिक या मंगल दोष का की कुंडली कही जाती है। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे भाव में तथा 8वें भाव में पापक ग्रह हो तथा कुंडली के 7वें भाव में पापक ग्रह हो, तो यह जो है सौभाग्य का जो है हानि कराता है। कुंडली के दूसरे, 7वें, 8वें भाव में पापक ग्रह का होना, यह कुंडली में उस जातक या जातिका के सौभाग्य की हानि कराता है। इसी के साथ साथ कुंडली के पंचम भाव तथा एकादश भाव पर भी दृष्टि डाली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भाव कुंडली के, देखिए मैं जो सूत्र बता, दोनों कुंडली में, लड़का लड़की दोनों कुंडली में होना चाहिए। दूसरे, 7वें, 8वें कुंडली में यदि पापक ग्रह हो गए, चाहे लड़का की चाहे लड़की की, लड़का को हुआ तो लड़की को हानि, लड़की की हुई तो लड़का को हानि। इसी प्रकार पंचम में और एकादश भाव में पापक ग्रह हो गए, तो यह संतान संतान वृद्धि का जो सूचक होता है उसको नष्ट कर देता है, यानी वंश आगे नहीं बढ़ने देती है पापक ग्रह। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी एक की कुंडली में, लड़की की कुंडली में पंचम भाव में पापक ग्रह हो गए, सप्तम यहाँ एकादश भाव में पापक ग्रह हो गए, शनि जैसे, राहु जैसे पापक ग्रह होकर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रबल मात्रा में उच्च के होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तब आप देखिए क्या लड़की की कुंडली में संतान के योग प्रबल हैं? यदि हैं तो विवाह कर दीजिए, सबसे अच्छी बात। क्योंकि एक की भी कुंडली में यदि विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, मजबूत हैं, प्रबल हैं, तो दूसरे का योग खंडित हो जाएगा, कोई फायदा नहीं करेगा, कोई भी वहां पर नुकसान नहीं करेगा। किंतु ये दोनों की कुंडली में पापक ग्रह बैठे हो पंचम एकादश में, और दोनों की कुंडली में कोई शुभ ग्रह दृष्टि ना डाले, विवाह आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों की कुंडली में, यानी लड़के लड़की कुंडली में संतान हानि के योग बने, और दोनों की कुंडली में बात कर रही है, तो वंश आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर दर्शकों, इसी के बाद साथ साथ यह भी देखना जरूरी होता है कि क्या उस समय उन दोनों में से किसी एक की कुंडली में मारक ग्रहों की दशाएं तो नहीं चल रही। मारक जो है इस दूसरे भाव के स्वामी को तथा सप्तम भाव के स्वामी को कहते हैं। यह मारक स्थान होता है। जब इन दोनों के स्वामी की दशाएं, अंतर दशाएं चलती है, तो वह मारक जो है दशाएं होती है, वह मारक समय होता है। ऐसे समय में विवाह करने से उस जातक या जातिका को आजीवन परेशानी होती है। देखिए ये सब कुंडली मिलान है, कुंडली मिलान के अंतर्गत ये सब देखा जाता है कि क्या हमारे साथ ये आगे होने, कुंडली क्या है भाई, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही आप जान लो, यही तो कुंडली है। जब आप ये भी नहीं देखोगे कि आप जो विवाह कर रहे हो, जिस समय कर, भाई विवाह भी जीवन का एक, समझ लीजिए आप विवाह के बाद पूरी आधी लाइफ ही उस जातक के साथ आपको बितानी है, उस जीवन साथी के साथ बितानी है। तो गलत समय में उसका निर्णय किया जाए, जो गलत समय में, जिस समय हमको विवाह नहीं करना चाहिए, जिस समय हमारे लिए कष्टकर चल रहा है, उस समय में हम किसी का साथ पकड़े और आजीवन उसके साथ रहे, तो नुकसान तो मिलना ही मिलना है। तो मारक दशाओं में, अंतर दशाओं में विवाह नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए मारक लंबे समय तक चल रहा हो, मारक अभी 18-20 साल तक मारक की दशा चलेगी, जस्ट प्रारंभ ही हुई है, तब क्या करें? तब आप इसके लिए जिस ग्रह की मारक दशाएं चल रही है उसका विधिवत पूजन कराकर, उस ग्रह को विधिवत शांत करके, अथवा भगवान शिव की आराधना करके, महामृत्युंजय इत्यादि का जप कराकर, भगवान शिव की शरणागति लेकर, तब आप विवाह इत्यादि विवाह जैसे शुभ काम करो, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ साथ हमने संतान देख लिया, आयु देख ली, फिर भाग्य देखिए। भाग्य का मतलब क्या? ये जो नवम भाव के स्वामी है लड़की की कुंडली में, और लड़की की कुंडली में एक ही ग्रह बना है कि मित्र ग्रह है कि शत्रु ग्रह है। एक ही ग्रह रहेगा तो दोनों के भाग्य को आगे बढ़ाएगा। आप कुछ लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि विवाह के बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई, विवाह के बाद अपार धन आने लगा, अथवा विवाह के बाद इनकी किस्मत ही फूट गई, ये हमेशा डूबते चले गए।
अथवा आम भाषा में कहते हैं पौरा, जिसे हम कहते हैं औरा, उसी को आम भाषा में पौरा कहते हैं कि इनका पौरा या औरा बड़ा ही अच्छा था। विवाह करते ही एक के बाद एक जो काम अटका हुआ था वो भी बनने लगा। क्यों? इसी भाग्य के स्वामी के कारण। इसी भाग्य के स्वामी के कारण जब दोनों का भाग्य का स्वामी एक होता है अथवा मित्र होता है, तब वह भाग्य आगे बढ़ाता है और विवाह के जस्ट बाद जो काम रुका रहता है वो भी आगे बढ़ने लगता है लड़की के भाग्य से। क्योंकि लड़का ससुराल में नहीं जाता, लड़की अपने ससुराल आती है, लड़की के भाग्य से लड़के का काम आगे बढ़ने लगता है। दर्शकों, वहीं पर यदि ये शत्रु आपस में हो जाए तब आपका सब काम धीरे धीरे डूबते चला जाता है। जो बनने वाला होता है वो भी डूब जाता है। फाइल सब रेडी की, अब सब साइन करने की, मास्टर ने कलम भी उठा ली, अब साइन करेंगे, ऑफिसर ने कलम तक उठा ली, साइन करेंगे, किंतु ग्रह ने ऐसी स्थिति लाई कि उस कलम की स्याही ही खत्म हो गई या नोक ही सामने का अग्रभाग ही टूट गया। साइन कहाँ से करे और बाद में पता चला ऑफिसर ही चले गए, हो गया भाग्य खराब। तो इसी प्रकार इन सब चीजों को भी देखना परम आवश्यक होता है, किंतु हम लोग सिर्फ अष्टकूट तक देखिए। फिर मैंने कहा ना, यदि इतना सब देखने लगे, आपके मन में जरूर आएगा कि इतना सब देखने लगे विवाह ही नहीं होगा हमारा। सही बात है, इतना देखने लगो आप विवाह ही नहीं होगा, तो क्या फिर ये सब बेकार था ना? बेकार कुछ नहीं है। चलिए इसके बाद जो सूत्र है वो सुनिए, तब आगे बतलाते हैं। इसके बाद जो अगला सूत्र है वह कहता है कि सप्तमेश को देखकर अष्टकूट मिलान करना चाहिए। अब सप्तमेश की स्थिति क्या है कुंडली में? सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश कहाँ पर बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, दृष्टि से नहीं मतलब, क्योंकि दृष्टि उतना कुछ खास अपने प्रभाव तो डालती है किंतु उतना कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाती। तो सप्तमेश छठे आठवें 12वें जैसे दुष्ट स्थानों में ना बैठे हों। अब कुछ लोग मान लीजिए बैठे रहेंगे तो क्या उनका विवाह नहीं करना चाहिए जिंदगी भर? ये नहीं करना चाहिए। तो फिर जातिका यानी एक ही कुंडली में बैठा है तो दूसरे की भी कुंडली में शुभ जगहों पर, मान लीजिए लड़की की कुंडली में सप्तवें स्थान के मालिक हो गए शुक्र, बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में, तो लड़की की कुंडली में सातवें स्थान के मालिक लग्न में बैठे हों, शुभ स्थानों में बैठे हों, वो भी बली होकर, तब जो है उस सामने वाले के जो यानी लड़की की कुंडली के जो ग्रह हैं वह लड़के की कुंडली में जो आप कह सकते हो कि दुष् योग बने हैं या दुष्ट योग बने हैं, उन सभी अशुभ योगों को शांत करती है या करता है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। एक ही कुंडली में अशुभ योग बने हैं और दूसरे की कुंडली में शुभ योग बने हैं, तो शुभ योग वाला यदि प्रबल हुआ तो अशुभ योग वाले को दबा कर रखेगा और जीवन अच्छे से बीतता रहेगा। दर्शकों, मैरिज लाइफ में या किसी भी लाइफ में जब दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो यदि दोनों ही गुस्सैल हो तो वह काम आगे नहीं बढ़ पाता, दोनों ही शांत हो तब भी वह काम आगे नहीं बढ़ पाता। उसमें से एक स्मार्ट चाहिए, दूसरा थोड़ा ओवर हो यानी उससे भी स्मार्ट हो या उससे नीचे हो तब काम बनेगा। ओवर हो जाएगा तो काम सब ओवर होता रहेगा, तो थोड़ा कम ही रहे चलता रहेगा। तो एक गुस्सैल हो गया, दूसरा शांत रहे सुनता रहेगा, तो जब ये वाला गुस्सा करे तो ये शांत हो जाए, तो इसको गुस्सा आवे तो ये शांत हो जाए। तो समझ कर बूझ कर इन ग्रहों की स्थिति देखते हुए इतना करने के बाद फिर जो अष्टकूट मिलान, जिसे हम गुण कहते हैं कि इतना नहीं इतना गुण मिला, वो करना चाहिए। पहले कुंडली मिलान इस प्रकार करके फिर जो अष्टकूट मिलान, जिसमें वश्य देखा जाता है, वर्ण देखा जाता है, गण, नाड़ी, योनि, राशि, ग्रह मैत्री, तारा, इन सभी चीजों को देखा जाता है, तब उसका मिलान करना चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने विधिवत इस चीज को समझा होगा कि कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए। इसके बाद हमारी एक छोटी सी वीडियो आएगी जो बेसिक जानकारी पर होगी। बेसिक मान लीजिए इतना कोई कोई नहीं कर सकता भाई, कोई करेगा तो वो शायद ही उसका विवाह फिट हो जाए, नहीं तो आजीवन कुंवारा रहेगा। तो बेसिक जानकारी में क्या क्या विवाह कुंडली मिलान करना चाहिए वो जल्द हम उस पर वीडियो लाएंगे। उसे देखकर कम से कम उतना मिलान, कम से कम जो जो चीजें उस वीडियो में बताई जाए उतना मिलान तो कुंडली मिलान करते वक्त अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, इस कुंडली मिलान में कोई आपको शंका रही हो तो प्रश्न कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। रविवार के दिन हमारा जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का वीडियो आता है उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा, अथवा प्रश्न उचित रहा, छोटा सा रहा तो कमेंट में ही आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।